ये ग्रेगर मेंडल की एक तस्वीर है जिन्हें अक्सर जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, और आप चंद सेकंड में जानेंगे क्यों। और वो मोरेविया की एक मोनास्ट्री के अबट थे जो आज के चेक रिपब्लिक में है। और बहुत से लोग मेंडल से पहले सैकड़ों बल्कि हजारों सालों से ज़रूरी मकासद के लिए पौधे उगाते आए हैं। मेंडल ने हमें ये इंसाइट दी कि खुशूसियात कैसे मुंतकिल होती हैं, और ये सब उन्होंने मटर के पौधे पर तजर्बात के जरिए किया जो सन 1856 से सन 1863 तक किए। इस पूरे अरसे में उन्होंने तकरीबन 28,000 मीटर के पौधे उगाए ताकि ये समझ सकें कि मुख्तलिफ खुशूसियात कैसे आगे मुंतकिल होती हैं। और उन्होंने बीज की खुशूसियात, मटर की फली की खुशूसियात और पौधे के कद जैसी चीज़ों का मुताला किया। और इनके दौर में आम नज़रिया ये था कि अगर आप एक लंबे पेरेंट को एक छोटे पेरेंट के साथ मिलाएं तो आपको दरमियानी कद के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं देखा। जब मैंने लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ मिलाया तो सारे ऑफस्प्रिंग लंबे निकले। लेकिन फिर जब मैंने उन्हीं पौधों की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, और पौधों में ये खासियत होती है कि वो खुद को फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो एक ही पौधा फीमेल गमीट और मेल गमीट दोनों फराहम कर सकता है। यानी एक ही पौधा फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट दोनों हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 3:1 की रेशो थी लंबे और छोटे पौधों की। ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं थे, लेकिन काफी करीब थे, 3 लंबे और 1 छोटा। और यहाँ बहुत दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले कम अज कम इस खुसूसियत के लिए मुझे कोई ब्लेंडिंग या मिलावट नजर नहीं आई। दूसरी बात यह है कि ये छोटे कद की खुसूसियत दूसरी नस्ल में दोबारा जाहिर हुई। इन नताइज को समझाने के लिए मेंडल ने यह हाइपोथेसिस पेश किया कि कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स यानी मौरूसी खुसूसियात जानदार के वालिदैन से मिलती हैं और ये किसी खास खुसूसियत से मुतालिक होती हैं। तो इस केस में ये कद के बारे में होगा। अब आपको पता है कि मैंने इन इनहेरिटेबल फैक्टर्स को क्या कहा था। हम अब उन्हें जीन्स कहते हैं, हालांकि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने ये भी हाइपोथेसिस पेश किया कि ये फैक्टर्स मुख्तलिफ वर्जन्स में आ सकते हैं। आज हम जानते हैं कि जीन के मुख्तलिफ वर्जन्स को हम एलील कहते हैं, हालांकि उन्होंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इस केस में जो वर्जन्स हमारे पास हैं, आपके पास लंबा कद हो सकता है जिसे हम आसानी से कैपिटल टी कह सकते हैं, या आपके पास छोटा कद हो सकता है जिसके लिए मैं छोटा टी यानी छोटे कद के लिए। अब आम तौर पर जानदारों के पास अपने जीन्स के 2 वर्जन्स होते हैं इस तरह। मिसाल के तौर पर एक जानदार के पास 2 लंबे एलील हो सकते हैं, या 2 छोटे, या एक लंबा और एक छोटा। लेकिन जब ये अपने गमीट्स बनाता है यानी सेक्स सेल्स, तो मेल के लिए स्पर्म और फीमेल के लिए एग, तो ये आम तौर पर अपने दोनों वर्जन्स में से एक अपने ऑफस्प्रिंग को देता है, और एक एलील या दूसरा एलील देने को मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। और हम एक चीज ड्रॉ कर सकते हैं जिसे पनेट स्क्वायर कहा जाता है ताकि ये दिखा सके। तो मैं यहाँ एक छोटा सा ग्रिड ड्रॉ करती हूँ। और मेंडल ने असल में पनेट स्क्वायर इजाद नहीं किया था। ये असल में रेजिनल पनेट ने 1905 में इजाद किया था। और ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि हम मुख्तलिफ मिलाप के इम्कानात के बारे में सोच सकें, इस बुनियाद पर कि हर पेरेंट क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो फ़र्ज़ करें हम लंबे पौधे की बात कर रहे हैं, और फ़र्ज़ करें इसके पास 2 लंबे वर्जन्स हैं, तो ये कैपिटल टी या कैपिटल टी दे सकता है। और फ़र्ज़ करें कि ये जो छोटा पौधा है इसके पास अभी 2 छोटे वर्जन्स हैं, तो ये या तो स्मॉल टी या स्मॉल टी दे सकता है। तो फिर इसके ऑफस्प्रिंग के लिए कौन कौन से मुमकिन इम्तिजाज हो सकते हैं? अच्छा, एक सिनेरियो में आपको ये कैपिटल टी मेल पेरेंट से मिल सकता है और ये स्मॉल टी फीमेल पेरेंट से। एक और सिनेरियो में आपको ये कैपिटल टी मेल पेरेंट से मिल सकता है और एक स्मॉल टी फीमेल पेरेंट से। इस सिनेरियो में ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, एक कैपिटल टी मेल पेरेंट से और ये स्मॉल टी फीमेल पेरेंट से। और आखिर में मैं जानती हूँ ये रिपीट हो रहा है, आपको ये कैपिटल टी मेल पेरेंट से और ये स्मॉल टी फीमेल पेरेंट से मिल सकता है।
और वजह यह है कि इन सब सूरतों में आपको लंबा ओहदा नजर आता है, क्योंकि लंबा वर्जन, और ये लफ्ज भी उन्होंने ही दिया था, डोमिनेंट होता है। और एक बार फिर ये सब इनका हाइपोथेसिस था ताकि वो अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये डोमिनेंट है और जो छोटा है वो रिसेसिव है। तो अगर आपके पास दोनों में से एक एक भी हो तब भी आप में डोमिनेंट ट्रेट ही जाहिर होगी। अब हम इसे आपका फिनोटाइप कहते हैं। जो आप में जाहिर होगा वो लंबा होगा। अब हाइपोथेसिस की दिलचस्प बात यह है कि ये अगली नस्ल में क्या हो सकता है, इससे वाज़ेह करते हैं। थोड़ा सा नोटेशन के बारे में बता दूं। पहली नस्ल को आमतौर पर पी जेनरेशन कहते हैं, यानी पेरेंटल। और फिर पहली ऑफस्प्रिंग की नस्ल को F1 जेनरेशन कहा जाता है। F फॉर फिलियल, और ये लफ्ज़ फिलियो से आया है जिसका मतलब यूनानी ज़बान में बेटा है। और इसके बाद वाली नस्ल F2 कहलाती है। ये नोटेशन का एक हिस्सा है। अब सोचें कि F2 जेनरेशन में क्या होगा अगर आप इनमें से कुछ खुसूसियात की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें। अच्छा, इस सूरत में मैं एक और पनेट स्क्वायर ड्रॉ करती हूं। मेल पेरेंट की तरफ से आप या तो अपना कैपिटल T वर्जन दे सकते हैं, जिसे अब हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, या फिर आप लोअर केस T वर्जन दे सकते हैं। और फीमेल पेरेंट की तरफ से, और एक बार फिर पौधे के लिए एक ही पौधा मेल और फीमेल पेरेंट दोनों हो सकता है। आप डोमिनेंट वर्जन यानी कैपिटल T या रिसेसिव वर्जन यानी लोअर केस T दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग में कुछ दिलचस्प होता है। एक चौथाई मौका है कि आपको दोनों कैपिटल T मिले, यानी कैपिटल T कैपिटल T। एक चौथाई मौका यह भी है कि आपको ऊपर मेल पेरेंट से लोअर केस T मिले और फिर फीमेल पेरेंट से कैपिटल T मिले। एक और चौथाई मौका है कि आपको मेल पेरेंट से कैपिटल T मिले और फीमेल पेरेंट से लोअर केस T मिले। और फिर एक चौथाई मौका है कि आपको दोनों लोअर केस T मिले, एक मेल और एक फीमेल पेरेंट से। अब अगर हम डोमिनेंट और रिसेसिव हाइपोथेसिस को मान लें तो हम तवक्को करेंगे कि जिन पौधों को दोनों कैपिटल T मिलेंगे वो लंबे होंगे, लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाले भी लंबे होंगे क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट है। ये सब लंबे फिनोटाइप जाहिर करेंगे। और फिर आप मुमकिन इम्कानात के लिहाज से तवक्को करेंगे कि वक्त के साथ आपके एक चौथाई पौधे छोटे होंगे क्योंकि इनके पास सिर्फ रिसेसिव एलील्स होंगे, यानी इस सूरत में खुसूसियात होंगी। और यही वो चीज़ है जो मेंडल ने देखी थी। अब हैरत की बात यह है कि मेंडल ने यह सब कुछ इस वक्त समझ लिया था जब उन्हें क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नहीं पता था, और ना ही वो सब कुछ जो आज हमें मालूम है। आज हमें पता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं और हर जोड़े में आमतौर पर एक ही जीन की मुख्तलिफ वर्जन्स होती हैं। और जब मेयोसिस होता है और गमेट फॉर्मेशन होती है तो हर जोड़े का एक हिस्सा रैंडमली नए बनने वाले सेक्स सेल में यानी स्पर्म या एग में चला जाता है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसकी मजीद तफसील अगली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन ये वाकई कमाल की बात है कि मेंडल ने 19वीं सदी में ये सब समझ लिया था।